राहें मुश्किल आलम है तन्हाई का, आलम है तन्हाई का। आज मुझे है सास हुआ है अपनी शिकस्ता पाई का, अपनी शिकस्ता पाई का। दूर है मंजिल। आदाब, नमस्कार दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस शेर से आगाज़ क्यों किया। तो आज हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, जिस मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हैं, यही शेर मेरे जहन में आया कि दूर है मंजिल, राहें मुश्किल, आलम है तन्हाई का। जी, तन्हाई का आलम तो है ख़वातीन व हज़रात, लेकिन अब ऐसे में किया क्या जाए। तो हम कलाकारों की तो यही कोशिश रहती है कि हम किसी न किसी तरह अपने फ़ैन्स से, अपने वेल विशर्स से, अपने चाहने वालों से जुड़े रहें। और इसके लिए मैं राधिका चोपड़ा बागड़ी फाउंडेशन की तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे घर बैठे हुए आप सबसे जुड़ने का मौका दिया है। हम एक सीरीज़ रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जिसका उन्वान है, शीर्षक है गज़ल की कहानी मेरी ज़ुबानी। बागड़ी फाउंडेशन, as you all know, is an organization which works globally towards diverse art forms. तो चूँकि गज़ल भी एक बड़ी खूबसूरत आर्ट फॉर्म है, तो ये ज़िम्मेदारी मुझे दी गई है कि मैं आप लोगों से गज़ल से जुड़ी जो भी बातें हैं, इन गुज़िश्ता सालों में जो कुछ भी मैंने सीखा है गज़ल को लेकर, वो मैं आप सबके साथ शेयर करूं। तो ये टॉपिक तो बहुत वास्ट है, बहुत बहुत। मैं ख़ुद इतने सालों से गज़ल के साथ जुड़ी हूँ। आप सब जानते हैं कि आज गज़ल से ही मेरी पहचान है, गज़ल मेरे वजूद का एक अहम हिस्सा है। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये इतना बड़ा समंदर है कि मैं इसकी गहराई में जितना उतरती हूँ, वो गहराई और बढ़ती जाती है। तो इस जन्म में मुझे तो नहीं लगता कि मैं इसकी तह तक पहुँच पाऊँगी। बहरहाल, जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी समझा है, वो सब बस मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और ये सब हुआ है बागड़ी फाउंडेशन के ताउन से, उनके सपोर्ट से। तो हम कुछ एपिसोड्स रिकॉर्ड करेंगे। उसमें मेरी कोशिश ये रहेगी कि गज़ल से जुड़े मुख्तलिफ़ पहलुओं के बारे में मैं आपसे बात करूं। अब देखिए, कोई प्रॉपर रिकॉर्डिंग स्टूडियो नहीं है, कोई प्रोफेशनल कैमरा नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे घर का एक छोटा सा कोना है और ये मेरा फ़ोन है और मैं हूँ। जब आप सामने होते हैं, रूबरू होते हैं, तो बात बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि मैं आपके चेहरे देख सकती हूँ, आपके एक्सप्रेशन देख सकती हूँ, कुछ सवाल जवाब भी हो सकते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अब जो कुछ भी है सिर्फ इमेजिनेशन पे चल रहा है। मैं इमेजिन कर रही हूँ कि आप सब मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ। तो गज़ल जो है एक इतनी मकबूल फॉर्म है, इतनी फेमस एक ये विधा है कि इसे कई सौ सालों से जो है ये लाखों करोड़ों लोगों के दिलों पे राज कर रही है। ये आप सब जानते हैं। इसकी डेफ़िनेशन की अगर हम बात करें कि इसकी डेफ़िनेशन क्या है, गज़ल है क्या, तो अगर आप किताबों में देखेंगे तो आपको इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की डेफ़िनेशंस मिलेंगी। मसलन कहीं लिखा है महबूब से बातचीत करना, महबूब से गुफ्तगू। कहीं लिखा है कि गज़ाल, गज़ाला, ये जो लफ्ज़ हैं इनसे गज़ल आई है, वगैरह वगैरह। लेकिन मुझसे अगर आप पूछें तो मैं बहुत सिंपल शब्दों में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बस इतना ही कहती हूँ कि गज़ल जो है इट्स अ फॉर्म ऑफ उर्दू पोइट्री। एक फॉर्म है उर्दू पोइट्री की
जैसे हिंदी में कविता लिखी जाती है, छंद लिखे जाते हैं, दोहे लिखे जाते हैं, अंग्रेज़ी में पोइट्री लिखी जाती है, पोएम्स लिखी जाती हैं, इसी तरह उर्दू में गज़ल लिखी जाती है, नज़्म लिखी जाती है, कता है, रुबाइयाँ हैं। तो गज़ल जो है एक बहुत ही पॉपुलर फॉर्म है। और हमारी खुशकिस्मती ये भी रही है कि आला तरीन शुरा हमारे यहाँ हुए और उन्होंने ऐसा ख़ज़ाना हमें दिया है गज़लों का और नज़्मों का कि जो हमारी धरोहर हैं, जिन्हें हमें संभाल के रखना है और ज़िंदगी भर हम इन्हें पढ़ सकते हैं, गा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अगर हम बात करें हिस्ट्री की थोड़ी सी, तो अराउंड 7th-8th सेंचुरी हमें अरबिक पोइट्री के बारे में पढ़ने को मिलता है। उस दौर में कसीदे लिखे जाते थे, कसीदे पढ़े जाते थे। ये नॉर्मली ज़्यादातर जो है बादशाह की शान में ये लिखे जाते थे, बादशाह को खुश करने के लिए। 100 अशार इसमें होते थे और खुदा की शान में भी पढ़ते थे। आज भी अगर आप देखें तो कसीदा लफ्ज़ जो है वो कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है। मसलन जब कोई किसी की बहुत तारीफ़ कर रहा होता है तो तंज़ के साथ कहा जाता है कि अच्छा, बड़े कसीदे पढ़े जा रहे थे। तो कसीदा लफ्ज़ जो है वो किसी की तारीफ़ जब बहुत की जाती है तब ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमें पर्शियन पोइट्री के बारे में पता चलता है, फ़ारसी, और बहुत ही रिच उसकी हेरिटेज है, बहुत रिच हिस्ट्री है, बहुत रिच ख़ज़ाना है फ़ारसी पोइट्री का। और फिर अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो आप जो शुरू के दौर के शायर हुए, चाहे वो मीर हों या गालिब हों या दाग हों, तो उनकी पोइट्री पे भी आप देखेंगे कि फ़ारसी का बहुत इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। उन्होंने भी फ़ारसी में बहुत कुछ लिखा। और दक्कन के रास्ते से ऐसा लगता है जैसे दक्कन के रास्ते से होती हुई गज़ल जो है हिंदुस्तान पहुंची है, क्योंकि शुरू में अगर आप 15th-16th सेंचुरी के अराउंड देखें तो कुली कुतुब शाह का ज़िक्र मिलता है, वली दक्कनी का ज़िक्र मिलता है। उनकी ज़बान ज़रा फ़र्क थी, अलग थी। उसमें दक्कन, क्योंकि वो दक्कन के रहने वाले थे, तो दक्कनी ज़बान का इन्फ्लुएंस जो है वो नज़र साफ़ आता है अगर आप वो पोइट्री उनकी पढ़ें। कुली कुतुब शाह ने फ़ारसी में भी लिखा, उर्दू में लिखा और तेलुगु में भी लिखा, हालांकि बहुत छोटी उम्र में इस दुनिया से चले गए। तो और वली दक्कनी की एक बड़ी मशहूर गज़ल है, उसका मैं एक शेर आपको सुनाती हूँ ताकि आपको वो सिर्फ़ जो ज़बान का अंदाज़ा है वो हो जाएगा उससे कि किस तरह की ज़बान थी। किया मुझे इश्क़ ने ज़ालिम कुआं, आहिस्ता आहिस्ता। किया मुझ इश्क़ ने ज़ालिम कूं आब, मुझ यानी मुझे, कूं यानी को, यानी मुझ ज़ालिम को भी इश्क़ ने आब कर दिया, पानी कर दिया। किया मुझे इश्क़ ने ज़ालिम को आब, आहिस्ता आहिस्ता। कि आतिश गुल को करती है गुलाब, आहिस्ता आहिस्ता। किया मुझे इश्क़ ने ज़ालिम को आब, आहिस्ता आहिस्ता। तो देखा आपने कि किस तरह की ज़बान थी। और ये मतला सुन के आपको अमीर मिनाई की एक मशहूर गज़ल ज़रूर याद आएगी या आई होगी, जो कि करीब 150 साल बाद अमीर मिनाई ने लिखी थी, जिसे जगजीत सिंह साहब ने बड़ी खूबसूरती से गाया था। सरकती जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता, निकलता आ रहा है आफ़ताब, आहिस्ता आहिस्ता।
तो यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि ये जो काफ़िया रदीफ़ है जिसकी मैं बाद में बात करने वाली हूँ, ये दरअसल वली दक्कनी का था। अमीर मिनाई ने इस गज़ल से मुतासिर होकर सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता ये गज़ल लिखी थी। बहरहाल ये बात हम बाद में करेंगे। और उसके बाद अब उर्दू पोइट्री में आप देखें तो शुरू के दौर के जो शायर हमें पढ़ने को मिलते हैं वही मीर हैं, दाग हैं, मोमिन हैं, गालिब हैं, बहादुर शाह ज़फ़र हैं, इब्राहिम ज़ौक़ हैं, वगैरह वगैरह। एक लंबी फ़हरिस्त है उसके बाद तो फिर तो हम किसका नाम लें, किसका ना लें, किसकी बात करें, किसकी ना करें। कोशिश करूँगी कि और भी शुरा की बात जब होगी आने वाले एपिसोड्स में तो उनका कलाम भी आपको सुनाऊँगी। तो और फिर अब हम आते हैं इसकी टेक्निकलिटी पे, गज़ल की जो टेक्निकल एस्पेक्ट है। अगर कोई एस्पायरिंग शायर मेरी ये गुफ्तगू सुन रहे हैं तो ये बात मैं उनके लिए ख़ास तौर पे बता रही हूँ कि गज़ल जो है उसमें एक सेट पैटर्न होता है, एक फ्रेम होता है, सेट फ्रेम होता है। उस फ्रेम के अंदर ही आपको काम करना होता है। आप जैसे एक कैनवस होता है, उस कैनवस के अंदर आपको एक खूबसूरत पेंटिंग बनानी है, उसके बाहर आप नहीं जा सकते। तो उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको आपको फॉलो करना पड़ता है। इसमें जो शेर है उसमें 2 लाइनें होती हैं, 2 लाइन्स होती हैं, जिसको हम गज़ल की ज़ुबान में मिसरा कहते हैं। तो 2 मिसरों का एक शेर होता है। एक होता है शेर, और शेर का जो प्लूरल है वो है अशार। तो 2 मिसरों का एक शेर और 5 से 12 अशार की एक गज़ल। पहली लाइन यानी पहला मिसरा जो होता है वो होता है मिसरा ऊला, और दूसरी लाइन, दूसरा मिसरा कहलाता है मिसरा सानी। और मिसरा सानी जो होता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ होती है कि देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ क्यूरोसिटी इन दैट, देयर इज़ अ एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री इन दैट। जो दूसरी लाइन होती है ना, दूसरा मिसरा होता है मिसरा सानी। तो मिसरा ऊला आप जब सुनते हैं उसके बाद आपकी क्यूरोसिटी बढ़ती है, क्योंकि उसमें एक मिस्ट्री है जो अनफोल्ड होनी है कि अब इसके बाद क्या आने वाला है। वहाँ एक एक्साइटमेंट बनती है। अगर आप मुशायरा अटेंड करें या आप जब गज़ल के प्रोग्राम अटेंड करते हैं तो ये एक्साइटमेंट वहाँ देखने को आपको मिलेगी। बहुत मज़ा आता है, इंटरेस्ट मुझे तो ख़ास तौर पे मैं बहुत इसका मज़ा लेती हूँ। और वो फिर मिस्ट्री जब खुलती है, वो जब अनफोल्ड होता है वो शेर, जब मिसरा सानी जब आता है सामने, और उस वक्त फिर जो माहौल क्रिएट होता है, जो वाही एक शायर लूटता है और गज़ल गाने वाला जो उस पर वाही लूटता है, उसका जो मज़ा है वो तो बस देखते ही बनता है। वो तभी हो सकता है जब आप मुशायरा अटेंड करें या गज़ल का प्रोग्राम अटेंड करें। तो इसका मज़ा जो है ये शायद मैं ये इस तरह वर्चुअल तरीके से आपको नहीं समझा सकती। ये जब आप इसे आम रूबरू देखेंगे तब आपको एहसास होगा कि मैं आपसे क्या कह रही हूँ। मसलन अभी मैंने एक बहुत खूबसूरत मैं गज़ल सुन रही थी खुमार बाराबंकवी की। मुझे बहुत पसंद है खुमार बाराबंकवी। तो वो पहली लाइन जब वो कहते हैं ना, मिसरा ऊला कहते हैं कि सुना है वो हमको भुलाने लगे हैं, सुना है वो हमको भुलाने लगे हैं। अब देखिए क्या क्यूरोसिटी बन रही है यहाँ पे कि सुना है वो हमको भुलाने लगे हैं। तो अब इसके बाद आगे क्या आने वाला है? सुना है वो हमको भुलाने लगे हैं, तो क्या हम उन्हें याद आने लगे हैं? देखिए क्या खूबसूरत शेर। सुना है वो हमको भुलाने लगे हैं, तो क्या हम उन्हें याद आने लगे हैं? भुलाने के लिए याद तो करना पड़ेगा ना। तो कितना खूबसूरत शेर। तो ये जो एक मैंने कहा ना कि मिसरा सानी की जो ख़ास बात है कि ये अनफोल्ड करती है मिस्ट्री को। तो जो आपकी क्यूरोसिटी बनी होती है उसको अनफोल्ड करता है मिसरा सानी।
तो जैसे मैंने कहा कि 2 मिसरों का एक शेर और 5 से 12 अशार की एक गज़ल। पहला शेर मतला कहलाता है, आखिरी शेर मख्ता कहलाता है। मख्ते की बहुत अहमियत होती है। मख्ते की ख़ास बात ये होती है कि उसमें शायर का नाम आता है या पेन नेम आता है, जिसे हम उर्दू में गज़ल की ज़बान में तखल्लुस कहते हैं। जो एस्पायरिंग सिंगर्स अगर कोई मेरी बात सुन रहे हैं या ऑलरेडी जो यंगस्टर्स जो गा रहे हैं, तो ये पैगाम मेरा उनके लिए है कि प्लीज़ एक तो आप या तो शुरू में शायर का नाम ज़रूर बताएं कि आप किसका कलाम गाने जा रहे हैं, या फिर मख्ता ज़रूर गाएं, आखिरी शेर ज़रूर पढ़ें, ताकि सुनने वालों को मालूम होना चाहिए जो शायर है, जो लिखने वाला है, जो लिरिसिस्ट है। इवन अगर आप फिल्मी गाना भी गा रहे हैं तो भी मैं ये बात कहती हूँ, उसको उसका ड्यू मिलना ही चाहिए। वो रिकग्निशन बहुत ज़रूरी है। तो आप ज़रूर बताएं कि किस शायर का कलाम गा रहे हैं, या फिर मख्ता गाएं ताकि पता चल जाए कि ये किसका कलाम है। ये हो गई टेक्निकल बात। और इसके अलावा एक होती है छोटी बहर की गज़ल, एक होती है लंबी बहर की गज़ल, बड़ी बहर की गज़ल। तो बहर यानी बहर के लिए अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मीटर। मीटर जैसा कि आप जानते हैं, जब हमें किसी चीज़ को नापना होता है तो हम मीटर लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो इसी तरह गज़ल में भी मीटर होता है। एक गज़ल होती है छोटी बहर की, मसलन कितनी मुद्दत बाद मिले हो, किन सोचों में गुम रहते हो, छोटी बहर। और एक होती है लंबी बहर की गज़ल, बड़ी बहर की गज़ल, जैसे वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वो ही यान वादा निबाह का, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। कुछ शायर जो हैं वो जाने जाते हैं छोटी बहर की गज़ल के लिए, जैसे नासिर काज़मी आज के एक शायर हुए, बशीर बद्र साहब हुए, ये लोग छोटी बहर की गज़ल इन्होंने ज़्यादा लिखी। और बहादुर शाह ज़फ़र जो थे या मोमिन थे, ये लंबी बहर की गज़ल लिखते थे, बड़ी बहर की गज़ल लिखते थे। गाने वाले भी जो हैं वो कुछ लोग छोटी बहर की गज़ल गाना पसंद करते हैं, कुछ बड़ी बहर की। मैं पर्सनली जो है बड़ी बहर की गज़ल गाना पसंद करती हूँ। बहादुर शाह ज़फ़र जाने जाते थे बड़ी बहर की गज़लें लिखने के लिए। उनका एक शेर पढ़ रही हूँ, मतला है कि अच्छा अभी याद आएगा तो सुना रही हूँ, ज़हन में घूम रहा है। बहुत ही खूबसूरत गज़ल है बहादुर शाह ज़फ़र की, तो मैं बताती हूँ अभी। मैं इनफैक्ट आपको सुना ही दूँगी वो गज़ल गा के। ये हो गई बात। मैंने आपको अशार के बारे में भी बता दिया, बहर की बात भी हो गई। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है काफ़िया रदीफ़ की। तो जो मैंने कहा ना कि गज़ल में एक सेट पैटर्न होता है, तो आप, और गज़ल की ख़ास बात ये भी होती है कि जो उसके अशार होते हैं, एक ही गज़ल के जो अशार हैं उनका टॉपिक अलग अलग हो सकता है। आप अलग मुद्दे पे बात कर सकते हैं। मतला जो है वो किसी और टॉपिक पे हो सकता है, आने वाले जो आगे के शेर हैं वो किसी और टॉपिक पे हो सकते हैं, लेकिन आखिर में वो जो राइमिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो है ब्यूटी गज़ल की, वो है उसकी खूबसूरती, कि आखिर में जो काफ़िया रदीफ़ है वो मिलना चाहिए। मसलन गालिब की गज़ल है, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हम है मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है, हमको उनसे वफ़ा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफ़ा क्या है, जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। तो देखा आपने कि हर शेर के आखिर में दवा क्या है, दुआ क्या है, माजरा क्या है, इस तरह जो है ये राइमिंग हो रही है। ये है काफ़िया रदीफ़। तो आप कुछ भी कहें, लेकिन आखिर में
जो काफ़िया रदीफ़ है वो मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, गज़ल लिखना जो है ना, ये बाएं हाथ का खेल बिल्कुल नहीं है। तुकबंदी करना एक अलग बात है, गज़ल लिखना, शायरी लिखना, मयार की शायरी लिखना, मयारी पोइट्री लिखना एक बिल्कुल अलग बात है। हर इंसान शायर नहीं हो सकता। शायर वही हो सकता है सबसे पहले तो जिसके ऊपर मालिक का फजलो करम है, जिसे ऊपर वाले ने हुनर दिया है। अब मैं गज़ल गाती हूँ लेकिन मैं लिख नहीं सकती, मैं शायरा नहीं हूँ, मेरे अंदर वो हुनर नहीं है, इसलिए मैं कोशिश भी नहीं करती। तो ये जो हुनर है ये आप लेके पैदा होते हैं, इनबॉर्न टैलेंट जिसे हम कहते हैं। तो ऊपर वाला जिसे ये ज़र्फ़ देता है, ये शऊर देता है, वही लिख सकता है। मयारी पोइट्री जो है वही लिख सकता है। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। आपको फ्रेमवर्क के अंदर रहना है, आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। एक भी लफ्ज़ इधर से उधर हुआ कि पूरा का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। लफ्ज़ क्या, मैं तो कहती हूँ एक अल्फ़ाबेट भी यहाँ से वहाँ नहीं हो सकता। अभी मैं फ़ेसबुक पे पढ़ रही थी, किसी ने शेर पोस्ट किया था, बड़ी मशहूर गज़ल है कि उसने लिखा था, एक ना एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए। अब एक ना एक नहीं भाई, एक ना एक शम्मा। अब मतलब तो वही है, एक भी वही और एक भी वही, लेकिन एक और एक कहने में ही ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। एक ना एक शम्मा हम गा नहीं सकते, एक ना एक शम्मा गाया जाएगा। तो एक एक अल्फ़ाबेट इम्पॉर्टेंट है, एक एक वर्ड इम्पॉर्टेंट है, उसका बैलेंस इम्पॉर्टेंट है, पूरा मैथमेटिक्स है, पूरी गिनती है इसमें। तभी तो हम जब पोइट्री पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते ही हमें मालूम हो जाता है कि ये 6 मात्रा में इसे गा सकते हैं या 7 मात्रा में या 8 मात्रा में। ये 3 ही ताल हैं ख़वातीन व हज़रात, दादरा, रूपक और कहरवा। इन 3 तालों में ही गज़लें गाई जाती हैं। इसके अलावा मैंने तो नहीं सुनी किसी और ताल में। कोई किसी ने एक्सपेरिमेंट किया हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन ये 6 मात्रा, 7 मात्रा और 8 मात्रा में ही हम इसे बांध सकते हैं, गा सकते हैं। तो पूरा इसमें मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन है और फिर लफ्ज़ों की खूबसूरती तो है ही। और एक और बड़ी ख़ास बात जो मुझे पोइट्री की लगती है वो ये है कि शायर क्या सोच के लिखता है, कब लिखता है, क्यों लिखता है, उसके ज़हन में क्या चल रहा होता है जब वो लिखता है। कैसे जो सुन रहा है या जो पढ़ रहा है उसे लगता है कि अरे ये तो मेरे दिल की बात थी, यही तो मैंने सोचा था, ये तो मेरे ज़हन में ये बात आई थी। तो हमारे तो ज़हन में आई थी लेकिन शायर ने उसे खूबसूरत लफ्ज़ों में पिरो दिया। तो इसमें शायर के एहसासात हैं, उसके जज़्बात हैं, उसके ख़यालात हैं, उसके तसव्वुरात हैं, कितना कुछ है। इट्स एन अमैलगमेशन ऑफ सो मैनी थिंग्स, सो मैनी इमोशंस पुट टुगेदर, तब जाके कहीं एक खूबसूरत गज़ल बनती है। फिर उसे कंपोज़ करना, गाना, लोगों तक पहुंचाना, तो ये सब और भी बातें हैं गज़ल से जुड़ी हुई, उर्दू पोइट्री से जुड़ी हुई, जो मैं आप सबके साथ करती रहूँगी। हम आने वाले दिनों में और भी एपिसोड्स रिकॉर्ड करने वाले हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि कोई भी इसका पहलू छूटे नहीं। अगर कुछ छूट भी जाता है तो मैं ज़रूर ये चाहूँगी कि मैं उसे आने वाले एपिसोड में रिकॉर्ड करूँ और आप तक पहुँचाऊँ। आपके कमेंट्स, आपकी सजेशंस का हम इंतज़ार करेंगे, हम मुंतज़िर रहेंगे। आप हमें बताएं कि आप और क्या सुनना चाहते हैं, किस बारे में बात करना चाहते हैं। और आखिर में मैं अब आपसे विदा लेती हूँ। एक बार फिर बागरी फ़ाउंडेशन की तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, ममनून हूँ कि उनकी सपोर्ट से, उनके ताउन से मैं ये सीरीज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ, जिसका उन्वान है गज़ल की कहानी मेरी ज़ुबानी। और जैसे अब मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आखिर में मैं आपको बहादुर शाह ज़फ़र की गज़ल के 2 शेर, मतला और मख्ता, 2 शेर सुनाती हूँ, तो इजाज़त दीजिए।
नहीं इश्क में इसका तो रंज हमें कि करारो शकीब ज़रा ना रहा। गमे इश्क तो अपना रफ़ीक रहा, कोई और बला से रहा न रहा। जैसा मैंने कहा था कि ये लंबी बहर की गज़ल है, बड़ी बहर की गज़ल है और ये 7 मात्रा में गाई जाती है रूपक ताल में। नहीं इश्क में, नहीं इश्क में, नहीं इश्क में, नहीं इश्क में इसका तो रंज हमें कि करार शकीब ज़रा न रहा। गमे इश्क तो अपना रफ़ीक रहा, कोई और बला से रहा न रहा। नहीं इश्क में इसका तो रंज हमें, नहीं इश्क में। मख्ता पेश खिदमत है। ज़फ़र आदमी उसको न जानिएगा, वो हो कितना ही साहिब फ़हमो ज़का। जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा। नहीं इश्क में इसका तो रंज हमें, नहीं इश्क में। बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले एपिसोड्स में आपसे और भी बातें होंगी। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।